Hello friends, today is 28th of June 2022 and I Govind Singh welcomes you all to the daily current affairs video from Toppers Notes. Today we'll be discussing the following articles. Moving on to the very first article, Indian laws on abortions. So as you all know, there has been huge debate on abortion laws in US. So with context of that, we'll be discussing today India's laws on abortions. And this particular article you can find out or you can find in the Hindu, right? Moving on to the next article, from July 1st हिमाचल टू बाय बैक सिंगल यूज़ प्लास्टिक. तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने कहा कि 1st जुलाई से दे विल बी बाइंग द सिंगल यूज़ प्लास्टिक. तो रिगार्डिंग दैट ओनली दे हैव इनिशिएटेड ए स्कीम और यू कैन से ए प्लान दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बैलेंसिंग ऑन ब्रिक्स. तो रिसेंटली कैसे ब्रिक्स को बैलेंस करते हुए इंडिया ने पूरा हम कह सकते हैं कि संभाला हुआ है या फिर संभाल सकते हैं, उसके बारे में बात कर, या फिर हम कह सकते हैं कि रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर कैसे ही ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स थे सब ने मैनेज करते हुए पूरा का पूरा एक जो समिट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं कंक्लूड हुआ. तो कैसे उसको बैलेंस किया हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, G7 proposes $600 billion global infrastructure plan to rival China. तो एज यू ऑल नो दैट देयर हैज़ बीन अ G7 मीटिंग गोइंग ऑन करेंटली एंड रिसेंटली उस मीटिंग के दौरान एक $600 बिलियन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह सकते हैं प्लान को डेवलप करने का सोचा गया है, जो कि चाइना को हम कह सकते हैं कि राइवल करेगा. उसके बारे में बात करेंगे. ये पर्टिकुलर न्यूज़ भी आप द हिंदू से देख सकते हैं, राइट. सेम हेडिंग के साथ आपको ये वहाँ पे मिल सकती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ हनोई एंड न्यू दिल्ली आर फोर्टिफाइंग डिफेंस टाइज. तो रिसेंटली कैसे ही वियतनाम और हनोई जो है वियतनाम का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ वियतनाम, एंड न्यू दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया का, वो कैसे डिफेंस टाइज को फोर्टिफाई करने पे हैं उसके बारे में बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, टाइफॉइड एस टाइफी इज़ मोर ड्रग रेजिस्टेंस. द हिंद का ये आर्टिकल है. तो ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है टाइफॉइड का, ये ज़्यादा ही ड्रग रेजिस्टेंस है नॉर्मल अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं उसके मुकाबले. तो उसके बारे में बात करेंगे, कैसे काम करता है, क्या इसके इश्यूज़ है, क्या क्या इश्यूज़ हम फेस करते हैं और क्या करना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, रिंगिंग MSME इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स. तो कैसे जो MSME है इनको ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर इंटीग्रेट किया जा सकता है, उसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बात करेंगे. ओके, मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, इंडियन लॉज ऑन अबॉर्शंस. तो अबॉर्शंस के ऊपर इंडिया के क्या क्या लॉज हैं उसके बारे में बात करेंगे. ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम आगे देखते हैं. US सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न रो वर्सेस वेड जजमेंट ऑफ 1973 विच गिव वुमन इन द अमेरिका द राइट टू हैव एन अबॉर्शन. तो रिसेंटली US के सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराना जो केस था रो वर्सेस वेड जजमेंट ऑफ 1973 को ओवरटर्न कर दिया है, जिसमें कि इस पर्टिकुलर जजमेंट में वुमेंस को राइट दिया गया था कि वो अबॉर्शन के लिए उनको राइट था अबॉर्शन का, राइट. ओके, तो अगर हम बात करें कि जो अबॉर्शन लॉज हैं वो इंडिया के अंदर कैसा है, क्योंकि अपना पूरा आर्टिकल इंडिया बेस्ड ही है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है उसका हमें मतलब एज विद रिस्पेक्ट टू द UPSC एग्ज़ाम वी डोंट हैव टू मच रिलेवेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट. But when the same topic is in context of the Indian continent or Indian state, then the importance of the topic increases highly. Okay, तो how the abortion laws come about in India. तो इंडिया के अंदर कैसे क्या सीन है अबॉर्शन लॉज का, इसके बारे में बात करते हैं. अगर देखा जाए तो 1960 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने एक शांतिलाल शाह कमेटी बनाई जो कि अबॉर्शन के लीगलाइजेशन के ऊपर डेलिब्रेट और डिस्कशन करने के लिए बनाई गई थी, राइट. इसके अलावा क्या हुआ कि मटर्नल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि अनसेफ अबॉर्शंस की वजह से या फिर मेडिकल टर्मिनेशन की वजह से एक मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट लाया गया 71 के अंदर. क्या है कि शांतिलाल कमेटी, अगर आप देखेंगे कि शांतिलाल कमेटी 1960s के अंदर बनी डेलिब्रेट और डिस्कस करने के लिए लीगलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन, कि उसको लीगलाइज किया जा सकता है कि नहीं. लेकिन बढ़ते हुए टाइम के साथ मटर्नल मॉर्टेलिटी जो थी वो बढ़ने लगी. क्यों? क्योंकि अनसेफ अबॉर्शंस की वजह से. तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. कब? 1971.
तो ये जो लॉ था ये एक एक्सेप्शन था इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस 312 और 313 को अगर देखा जाए उनके हिसाब से ये चीज़ एक एक्सेप्शन थी, क्योंकि जो 312 और जो 313 है वो सेट करते हैं रूल्स को कि कब और कैसे एक मेडिकल अबॉर्शन कैरी किया जा सकता है। तो अगर एक मेडिकल टर्मिनेशन के लिए ऑलरेडी एक्ट है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए कि कैसे और कब करना, और उसके अलावा एक और एक्ट लेके आए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक एक्सेप्शन ही होगा प्रीवियस वाले एक्ट्स को लेते हुए, राइट। ओके, मूविंग ऑन। हाउ हैज़ द MTP एक्ट इवॉल्व फ्रॉम 1971 टू 2021? तो MTP एक्ट जो था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 के अंदर आया, जैसे कि आपने पहले देखा। तब से लेके अब तक उसमें कैसे एवोल्यूशन हुआ है या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो अगर हम बात करें तो रिसेंट अगर अमेंडमेंट्स की बात करें तो 2020 के अंदर MTP एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स लाए गए ब्रॉडर, जिससे, और ये जो अमेंडमेंट वाला एक्ट था ये सितंबर 2021 के अंदर हम कह सकते हैं कि फोर्स के अंदर आया। अगर हम बात करें MTP एक्ट ऑफ 2021 के अंदर, तो अबॉर्शन जो था वो परमिटेड था आफ्टर मेडिकल ओपिनियन, कि अगर मेडिकल ओपिनियन के हिसाब से देखा जाए कि मेडिकली ज़रूरत है, एक कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई तो कि हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी कैरीड आउट नहीं की जा सकती है, तो उस केस में आपको वो अबॉर्शन करने की इजाज़त है। इसके अलावा इन्होंने जो जेस्टेशन पीरियड था उसको एक जो अपर लिमिट थी उसको बढ़ाया, जिससे कि जो वुमेन है जिसको कि मेडिकल अबॉर्शन कराना है वो 24 वीक्स तक उसको टाइम पीरियड दिया गया, रेदर देन 20 जो कि पहले था, क्योंकि वो 71 वाला जो एक्ट था उसके अंदर 20 वीक्स का टाइम परमिटेड था, तो वो बढ़ा के 24 वीक्स कर दिया गया कि 24 वीक्स तक उसके पास टाइम है कि वो अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन ये जो हम कह सकते हैं कि जो बढ़ा हुआ पीरियड है, जो इंक्रीज्ड लिमिट है, ये कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए ही है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें जेस्टेशनल एज के लिए, तो मेडिकल टर्म टू डिस्क्राइब हाउ फार लॉन्ग द प्रेगनेंसी इज एंड कैलकुलेटेड इन वीक्स। तो जेस्टेशनल एज क्या होती है कि एक मेडिकल टर्म है जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ फार द प्रेगनेंसी इज एंड एक्सकुलेटेड इन वीक्स, कि कहाँ तक प्रेगनेंसी पहुँच गई है और आने वाले वीक्स के अंदर कहाँ तक ये पहुँच सकती है, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम जेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं, राइट। ओके, अगर हम बात करें MTP की, तो ये सिर्फ ये नहीं कि एक सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपने ओपिनियन ले लिया और आप चले गए। इसके अंदर आपको और मतलब सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वाला सीन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चेंज मतलब अभी किया गया कि पहले एक सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर जो भी डॉक्टर है उससे सिंगल आदमी से पूछ के भी वो चीज़ ली जा सकती है, लेकिन MTP ने वो चीज़ हटा दी, राइट। अगर हम बात करें 20 वीक्स टू 24 वीक्स, तो जो ओपिनियन है उसके अंदर इस वाले सीन के अंदर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन चाहिए। अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है बियॉन्ड 24 वीक्स की 24 वीक से बढ़ा के करना है, तो वो सिर्फ उन्हीं कंडीशंस पता है, जैसे कि फीटल अबनॉर्मलिटीज़ की, फीटस जो है उसके अंदर अबनॉर्मलिटीज़ है, राइट। और उसके लिए भी एक 4 मेंबर मेडिकल बोर्ड बनेगा हर स्टेट के अंदर, जो कि उसकी परमिशन देगा। अगर वो पर्टिकुलर बोर्ड परमिशन देता है तो ही वो हम कह सकते हैं टर्मिनेशन को वैलिड माना जाएगा, या फिर वो इस पर्टिकुलर एक्ट के दायरे में होगा। In the previous version of the act, the opinion of one registered doctor was required to access medical abortion up to 12 weeks of pregnancy, while 2 doctors were required to endorse the abortion up to 20 weeks. तो पहले अगर एक्ट की बात करें तो सिंगल चाहिए था 12 वीक्स के लिए और 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए था 20 वीक्स के लिए, लेकिन अब रिसेंटली इसको बदल के चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा लॉज प्रोवाइड दैट इफ़ इट इज़ इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वूमेन, अबॉर्शन कैन बी कैरिड आउट एट एनी टाइम बाय ए सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कुछ हो जाता है कि जो मदर है या फिर जो हम कह सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी है उसकी लाइफ के ऊपर कोई थ्रेट है, तो सिंगल में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर सिंगल डॉक्टर भी किसी भी टाइम वो अबॉर्शन कर सकता है, राइट। अनमैरिड वुमेन है कैन ऑल्सो एक्सेस अबॉर्शन बिकॉज इट डज नॉट मेंशन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पाउजल कंसेंट। अगर अनमैरिड वुमेन है तो वो भी अबॉर्शन करवा सकती है, क्योंकि इस केस के अंदर वो मतलब जो स्पाउजल कंसेंट है वो नहीं मांगा गया है।
इफ़ वुमन इज़ अ माइनर हाउएवर द कंसेंट ऑफ गार्जियन इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर देखा जाए अगर वुमन माइनर है तो गार्जियन का कंसेंट रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करें जुडिशियल इंटरवेंशन की, जैसे आपको पता है कि हमारी जुडिशरी बहुत ही एक्टिव और बहुत ही वीकेंड है, तो वो हर किसी केस के अंदर आपको कहीं ना कहीं टांग अड़ाता दिख जाएगा। टांग अड़ाता बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए, हाँ वो एक बैलेंस एंड चेक्स रखता है कि पर्टिकुलर फील्ड में या फिर पर्टिकुलर चीज़ अपने दायरे से चल रही है कि नहीं। तो उस केस में अगर देखा जाए तो क्या कभी जुडिशियल इंटरवेंशंस हुए अबॉर्शन के केसेस में? अगर हम बात करें 2017 की, तो राइट टू प्राइवेसी जजमेंट जस्टिस के एस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया and others, Supreme Court held that decision by a pregnant person on whether to continue a pregnancy or not is part of right to privacy। कि राइट टू प्राइवेसी जजमेंट के दौरान जस्टिस के एस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्रेग्नेंट पर्सन का वो एक राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी आता है कि वो पर्टिकुलर बच्चे को जो अबॉर्शन करना चाहती है, कंटिन्यू करना चाहती है प्रेगनेंसी या नहीं, ये उसके एक राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है, राइट। और इसी हिसाब से वो एक पार्ट है द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि राइट टू लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके डेली लाइफ इवेंट से रिलेट करता है, राइट। तो आर्टिकल 21 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी केसेस में हम कह सकते हैं एग्ज़ाम के केस में हमसे पूछा जा सकता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, रिपोर्ट बाय एडवोकेट अनुभा रस्तोगी फॉर प्रतिज्ञा कैंपेन सेड दैट टिल अगस्त 2020 कि अगस्त 2020 तक जो हाई कोर्ट से अक्रॉस द कंट्री वाज हियरिंग 243 पिटीशन ऑफ वुमेन सीकिंग परमिशन टू अबॉर्ट। तो हाई कोर्ट्स के अगर केसेस की बात करें या डेटा की बात करें तो अक्रॉस द कंट्री वो 243 पिटीशंस थी वुमेन की, जो कि अबॉर्शन का परमिशन लेने के लिए थी। इसके अलावा इसी साल फेब के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक 37 ईयर ओल्ड वुमेन को प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने का वो दिया गया। क्यों? क्योंकि मेडिकल अबॉर्शन दिया गया। फीटस वॉज डायग्नोस्ड विद एन इनक्यूरेबल स्पाइनल कंडीशन, कि जो फीटस था, जो बेबी आने वाला था, उसके अंदर जो इनक्योरेबल स्पाइनल कंडीशन थी, ऐसी कि उसके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ऐसा दिक्कत था जो कि इनक्योरेबल था, उसका क्योर नहीं था। उस केस में उनको वो हम कह सकते हैं अबॉर्शन की परमिशन दी गई, राइट। अगर हम इस जजमेंट की बात करें तो अबॉर्शन ये जो जजमेंट है ये अबॉर्शन है फादर्स जेस्टिनेशनल पीरियड का, कि इससे बड़ा जेस्टेशनल पीरियड कहीं नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर देखें 34 वीक्स तो लगभग आप कह सकते हैं कि 8-10 महीने, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव। तो अबॉर्शन लॉज को लेके कोई क्रिटिसिज्म है क्या? अगर हम बात करें 2018 लैंसेट स्टडी को लेते हुए तो 15.6 मिलियन अबॉर्शंस एक्सेस हुए थे एयर इंडिया ये 2015 में इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें डॉक्टर के शॉर्टेज की, एमटीबी एक्ट रिक्वायर्स अबॉर्शन टू बी परफॉर्म्ड ओनली बाय डॉक्टर्स विद स्पेशलाइजेशन इन गायनाकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स। तो एमटीपी एक्ट जो है वो रिक्वायरमेंट है कि अबॉर्शन जो है या तो वो डॉक्टर्स करें या फिर एक ऐसा डॉक्टर जो कि डॉक्टर करे जो कि स्पेशलाइज हो गायनाकोलॉजी में। अदर देन Ministry of Health and Family Welfare 2019-20 report of rural health stat indicate that there is 70% shortage of obstetrician gynecologist in rural India। अगर हम गवर्नमेंट की रिपोर्ट की बात करें तो ऐसे डॉक्टर्स के अंदर जो कमी है, मतलब जो स्ट्रेंथ की कमी है वो 70% है। जहाँ पे 100 चाहिए थे वहाँ पे सिर्फ वो 30 ही डॉक्टर हैं, या फिर 10 चाहिए थे तो वहाँ 3 है, राइट। इलिसिट अबॉर्शंस, as law does not permit abortion at will, critics say that it pushes women to assess illicit abortions under unsafe conditions। कई लोग का ये भी क्रिटिसिज्म है कि जैसे लॉ अबॉर्शंस का अलाउ नहीं करता है, तो इस केस में वुमेन्स जो है वो जानते हुए भी ऐसे केसेस के अंदर अनसेफ कंडीशंस के अंदर अबॉर्शन कराते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ के ऊपर थ्रेट्स है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो 8 लाख इलीगल अबॉर्शंस होते हैं, अनसेफ एंड इलीगल अबॉर्शंस, और जिससे कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है इसके अंदर भी ये दिक्कत आती है, राइट।
Okay, this was all from this particular article. अगर if we talk about its importance from the exams perspective, if we go through the prelims perspective, simple, we can say health indicators, maternal mortality, right, कि maternal mortality क्या होती है. अगर हम बात करें इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी जजमेंट कौन सा था, केस पुट टू समी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. डायरेक्ट प्रतिज्ञा कैंपेन किससे रिलेटेड है, क्योंकि आजकल जो हम कह सकते हैं कि यूपीएससी है जो बहुत ही अलग अलग तरीके के सवाल पूछने लगा, तो सर चीज़ होनी चाहिए. एमटीपी एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है. अदर देन दिस शांतिलाल शाह कमेटी किसके रिगार्डिंग है, कमिटीज़ यू कैन से यूपीएससी इज फेवरेट. तो अगर डायरेक्ट नहीं आएगा तो वन ऑफ द 4 ऑप्शन होगा, और अब तो 4 ऑप्शन में भी आपको एलिमिनेशन का चांस नहीं है. तो जितना पढ़ना है उतना सब के सब पढ़ के जाइए यहीं से. ओके ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. फ्रॉम जुलाई 1 हिमाचल टू बाय बैक सिंगल यूज़ प्लास्टिक. तो रिसेंटली जैसा कि न्यूज़ की अगर हम बात करें तो जुलाई 1 जो 1 जुलाई है, हिमाचल ने एक नई बाई बैक स्कीम लॉन्च करने की ठानी है, जिसके अंदर की स्कूल और जो कॉलेजेस हैं वो परचेज़ करेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स को एक स्टूडेंट से, ताकि उनमें इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन और को लेके हम कह सकते हैं कि एक जागरूकता हो कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए, उनको सेव करना चाहिए, और ये उनकी बढ़ती हुई उम्र या फिर यंग एज के अंदर ही उनको ये सेंस आ जाए, ताकि वो आगे जाके उन पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान रख सकें. इसके अंदर होगा क्या कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स लेके आएँ घर से और उसको डिपॉजिट करें स्कूल के अंदर, जिसके जब वो डिपॉजिट करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. उनको एनकरेज करने के लिए 75 रुपीज़ kg जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगा, कि एक किलो अगर वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स देते हैं स्कूल के अंदर तो उनको 75 रुपीज़ पर kg के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा. इससे क्या होगा, इसका एम ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर एक हैबिट इनकलकेट की जाए जिससे कि एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाए. राइट, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एक्ट या स्कीम की, तो नेशनल ग्रीन क्रॉप्स एंड इको क्लब प्रोग्राम इसको कहते हैं. अगर हम बात करें कि हिमकोस्टे जो है वो स्टेट नोडल एजेंसी जो कि इसको करेगी. हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही अग्रणी हम कह सकते हैं आगे ही रहने वाला स्टेट है जो ऐसे तरीके के इनिशिएटिव्स लेके आया है. और इसके अंदर होगा क्या, ये हिमकोस्टे जो है वो स्टेट की नोडल एजेंसी. अगर मिनिस्ट्री की बात करें, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इम्प्लीमेंट करेगी इस पर्टिकुलर स्कीम को 3000 इको क्लब स्कूल्स के अंदर और 100 कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश. राइट, अदर देन दिस द स्कीम ऑल्सो एम्स टू इन्वॉल्व, की स्कीम ये भी एम करती है कि टीचर, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ और पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जो अवेयरनेस है वो फैलाई जाए आसपास प्लास्टिक वेस्ट्स को लेके, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हुए वो पूरा रूरल से लेके अर्बन स्कूल्स तक वो बातें पहुँचे. राइट, इस पर्टिकुलर स्कीम का या प्रोजेक्ट का एम क्या है, टू अचीव अ रिडक्शन इन वेस्ट लिटरिंग, कि कचरा फैलने का जो है वो सीन उसको कम किया जा सके. स्पेशली अगर इसकी बात करें सिंगल यूज़ इन एंड अराउंड स्कूल कैंपसेस के अंदर जो अंदर और बाहर आजू बाजू जो कचरा रहता है उसको थोड़ा सुधारा जा सके. इको क्लब स्टूडेंट्स अदर इन फर्स्ट फेज. राइट, अदर देन दिस व्हाट अबाउट द वेस्ट कलेक्टेड, कि जो वेस्ट कलेक्ट हुआ है उसका क्या होगा. The single-use plastic items collected from the schools would be handed over to the Public Works Department and plastic will be used in bitumen to construct road in the state. अगर हम बात करें कि वेस्ट कलेक्ट करके क्या होगा, कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है इसको कलेक्ट किया जाएगा, PWD को समाया जाएगा, जिससे कि इस प्लास्टिक को यूज़ किया जाएगा बिटुमन के अंदर, जो कि रोड कंस्ट्रक्ट करता है स्टेट्स. तो उस पर्टिकुलर के अंदर मिक्स करके हम इससे रोड बना सकते हैं. द रोड बिल्ट्स विद प्लास्टिक बिटुमन आर ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग. अगर प्लास्टिक बिटुमन से रोड्स बनेंगे तो ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं.
इसके अलावा वो हेल्प करेंगे कि टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्लास्टिक एट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो अलग अलग तरीके के हमें प्लास्टिक्स हैं उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करेंगे। ओके, अगर हम बात करें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो सिंपल सी बात है, कौन सा स्टेट है जो कि रिसेंटली सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बाई बैक करने की स्कीम लेके आया, तो हिमाचल प्रदेश वेरी फर्स्ट स्टेट है। इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है, इसके क्या क्राइटेरिया रहते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो इको क्लब या फिर नेशनल ग्रीन क्रॉप्स किससे रिगार्डिंग है, हिमकोस्टें क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और कुछ नहीं। अच्छा, ये हो सकता है प्लास्टिक विटामिन जो रूट्स हैं ये कैसे और कैसे क्या काम करती हैं, राइट। तो मेजरली अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स बेस्ड ये आर्टिकल है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बैलेंसिंग ऑन ब्रिक्स। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। और बात करें तो ये इंडियन एक्सप्रेस का हम कह सकते हैं कि एडिटोरियल पेज या फिर ओपिनियन वाला जो पेज है उसके अंदर का आर्टिकल है कि रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसका सबसे रिमार्केबल थिंग क्या था कि जो 5 मेंबर्स थे, द 5 members managed to negotiate their way through the meeting in a way that no ripples or surprise to the post Feb world। 24 फेब के बाद ऐसा कोई सरप्राइज नहीं हुआ, राइट। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। अगर हम बात करें समिट की तो ये जो समिट है 14th समिट थी ऑफ ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ग्रुपिंग सेटअप इन 2019। एज यू ऑल नो ब्रिक्स जो है इसका फुल फॉर्म ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये 2009 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी। अब ये जो 14th समिट है इसको होस्ट किया चाइना ने और ये एक अपॉर्चुनिटी थी टू शोकेस मल्टीलेटरलिज्म। बीजिंग्स बिग फॉरेन पॉलिसीज लगे टू हिट आउट वंस अगेन एट यूएस हेजेमनी। तो अब ये हम कह सकते हैं कि रीजनल जो ग्रुपिंग है ये है और मेजरली जो चाइना है वो इसको यूज़ करता है तो काउंटर यूएस, राइट। तो इस बार की जो मीटिंग है इसको चाइना ने होस्ट किया था और इसके अंदर चाइना ने इनवाइट किया 13 नेशंस को, राइट, अक्रॉस कॉन्टिनेंट, सिग्नलिंग इट्स डिज़ायर टू एक्सपेंड द ग्रुप, राइट, कि न्यू मेंबर्स विल बी टू बी एडेड, कि नए मेंबर्स ऐड होने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें पर्टिकुलर जो कंट्रीज है उनका क्या स्टेटमेंट था, ब्रिक्स एज ऑलवेज अबाउट कमिटमेंट टू बिल्डिंग नॉन वेस्टर्न अलायंसेस बट दिस टाइम इट वाज मोर एन इंटरनेशनल बैलेंसिंग एक्ट। कि इंडिया का ये कहता है कि ब्रिक्स जो है वो हमेशा से ही कमिटमेंट है टू बिल्ड नॉन वेस्टर्न अलायंसेस, कि नॉन वेस्टर्न अलायंसेस को बिल्ड किया जाए। लेकिन इस बार की अगर मीटिंग की बात करें वो एक इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, इंटरनेशनल बैलेंसिंग एक्ट की तरह उसने हम कह सकते हैं कि दिखा वो चीज़। अगर ब्राज़ील की बात करें उन्होंने वोट किया यूएनएससी रेजोल्यूशन के लिए डिप्लोरिंग इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन कंडेमिंग रशिया बट इट्स प्रेसिडेंट इंस्टेटेड हिज कंट्री स्टैंड फॉर पीस। तो रिसेंटली जब रशिया के ऊपर यूएन और यूएस के सैंक्शंस थे या फिर हम कह सकते हैं कि जब वोटिंग हुई तो साउथ अफ्रीका ब्राज़ील ने उसका जो यूएनएससी रेजोल्यूशन उसको सपोर्ट किया और वो साथ के साथ ये भी कहा कि इंसिस्टेड कंट्रीज ऑन स्टैंड फॉर पीस। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो उन्होंने वो न्यूट्रल रहे, ना इधर की कहीं ना उधर की कहीं। रशिया की बात करें समिट गेव पुतिन फर्स्ट मल्टीलेटरल आउटिंग सिंस अटैक। ऐसी अटैक के बाद मतलब अटैक किसके ऊपर, यूक्रेन के अटैक के ऊपर ये फर्स्ट विजिट थी रशिया की। अगर जॉइंट स्टेटमेंट की बात करें तो एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने में कामयाब हुए ऑन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाय असर्टिंग सैंक्टिटी ऑफ द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नीड टू फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन। अगर हम बात करें तो राइट, इनिशिएटिव फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो रिसेंटली कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो रशिया ने एक प्रपोज किया अल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी वॉज रिसीव्ड विद कॉशन। तो रिसेंटली एज यू ऑल नो सैंक्शन की वजह से रशिया जो है वो अनेबल टू ट्रेड है।
तो उस चक्कर में इन्होंने एक अल्टरनेटिव रेस्क्यू करेंसी बोला, लेकिन इसको सबने कॉशन के तौर पे लिया कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टर्न sanctions on Russia have had a fallout on economies around the world, but post-dollar world is an idea whose time has not yet arrived. तो वेस्टर्न सेंक्शंस की वजह से जो रशिया का फॉल आउट हुआ था अराउंड द वर्ल्ड की कहीं से किसी भी साइड से उसको पैसा या फिर ट्रेड नहीं मिल रहा था, लेकिन पोस्ट डॉलर जो वर्ल्ड है इसका आइडिया सही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो उसके लिए वर्ल्ड एज वेल एज द ग्रुप इज़ नॉट रेडी. Bearing Russia now, the other BRICS members are well integrated members of the US currency-led digitized global financial market. अगर रशिया को छोड़ दे तो बाकी के जो चार हम कह सकते हैं जो पार्टनर्स हैं वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से यूएस करेंसी लेड जो डिजिटल फाइनेंशियल मार्केट है उससे लिंक्ड है, राइट. ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क फॉर फाइनेंस इज़ टू बी सेटअप. तो ब्रिक्स का एक थिंक टैंक बनने वाला है, थिंक टैंक नेटवर्क बनेगा फाइनेंस के ऊपर. उसका एम क्या होगा? टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल सपोर्ट एंड when asked for knowledge sharing, exchange of experiences and practice and cooperation on finance issues among BRICS countries, aiming at addressing global challenges serving the interest of the EMDs. तो इसका एम क्या है कि इंडिपेंडेंटली काम करे, एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट प्रोवाइड करे, और जब टास्क दिया गया हो नॉलेज शेयरिंग का या फिर एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस का, तो वो सब चीज़ को एड्रेस करें. इससे क्या हो? चैलेंजेस को एड्रेस करे और जो इंटरेस्ट है EMDCs का इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ उनको वो फुलफिल करे. अगर हम बात करें मेंबर्स की, तो एज यू ऑल नो इंडिया इज़ अ मेंबर, इंडिया इज़ हियर, देन चाइना इज़ अ मेंबर, देन रशिया इज़ अ मेंबर, देन ब्राज़ील इज़ अ मेंबर एंड देन साउथ अफ्रीका. तो ये 5 कंट्रीज मिलके आपको इसको बनाते हैं ब्रिक्स. ओके, अगर कंक्लूजन की बात करें, BRICS has yet to live up to its promise of an economic and trading bloc that can offer alternative to developing countries. अगर हम बात करें BRICS की, तो अगर देखा जाए तो बहुत ही अभी हम कह सकते हैं कि न्यूसेंट या फिर हम कह सकते हैं कि रीसेंट या फिर एक न्यू बॉर्न की तरह हम कह सकते हैं कि नॉट येट ओल्ड टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव मार्केट्स टू द इमर्जिंग कंट्रीज़. बट रिसेंटली मीटिंग को देखते हुए कहा जा सकता है कि ब्रिक्स को अभी भी अपना जो प्रॉमिस है इकोनॉमिक और ट्रेडिंग ब्लॉक, उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव दे सके, ऐसे उसके ऊपर उस पर्टिकुलर वादे के ऊपर जीना होगा. द न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इसका एक पार्ट है वो येट टू कैच एंड स्पीड एज अ मल्टीलेटरल लेंडिंग ऑन ऑफ स्टैंडिंग. जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको भी अभी कैचअप करना है मल्टीलेटरल लेंडर के तौर पे. Other than this, China's push to dominate BRICS and Russia's being in economic limbo have set limits on what the grouping can hope to achieve. अब रिसेंटली एज यू ऑल नो कि चाइना ने पुश किया है कि वो डोमिनेट कर सके ब्रिक्स को, और रशिया जो है वो एक इकोनॉमिक हर्डल के अंदर फंस गया है. तो ये बहुत ही जो ग्रुप की हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट्स या फिर जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लिमिट सेट कर देता है. अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो ब्रिक्स के बारे में पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स क्या है, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं. अदर देन दिस जो थिंक टैंक बनने वाला है या फिर बन के रेडी होगा जब भी इसके बारे में, तब भी इम्पॉर्टेंट रहेगा. इसके अलावा EMDC इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या इशू है, ये हम बात करें. न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ भी इससे पूछा जा सकता है. इसके अलावा जो 14 समिट हुई थी, कहाँ हुई, कब हुई, किस किसने पार्ट लिया, किस किसने नहीं लिया, ये सब, राइट. Okay, this was all from this particular article. Moving on to the next article. G7 proposes a $1,600 billion global infra plan to rival China. तो recently as you all know कि जो G7 का ग्रुप का मीटिंग चल रहा है उसके अंदर एक नया ग्लोबल इंफ्रा प्लान को प्रपोज किया गया है ताकि चाइना को हम कह सकते हैं कि कम्पीट कर सके, राइट. तो G7 group announced an attempt to compete with China's Belt and Road initiatives by raising $600 billion for global infrastructure programs in poor countries. तो poor countries के अंदर एक प्रोग्राम रन करने के लिए G7 जो कंट्रीज़ है या फिर ग्रुप है उन्होंने एक हम कह सकते हैं कि अमाउंट रेज किया है $600 बिलियन का. अगर G7 की बात करें कि G7 क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म्ड इन 1975. अब ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ये मीट करता है एनुअली और डिस्कस करता है इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक
global economic governance, international security and energy policy. द G7 कंट्रीज अगर हम बात करें मेंबर्स कौन कौन है, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएस. ऑल द GS7 कंट्रीज एंड इंडिया आर पार्ट ऑफ G20. इसके अलावा प्लस इंडिया आर पार्ट ऑफ G20. The G7 does not have a formal constitution or a fixed headquarters. The decisions taken by leaders during annual summits are non-binding. तो ऐसा कोई इसका हेडक्वार्टर्स नहीं है, कोई फिक्स्ड फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और जो भी डिसीजंस है वो नॉन बाइंडिंग है. अगर हम बात करें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स की, तो ये जो है ये अनवील किया गया था यूएस के प्रेसिडेंट और जो G7 अलाइज है कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और EU के थ्रू. अब इसका एम क्या रहेगा, ये फिल करेगा उस गैप को जो कि एज कम्युनिस्ट चाइना यूज इट्स इकोनॉमी टू स्ट्रेच डिप्लोमेटिक टेंटिकल्स इनटू फर्देस्ट रीचेस ऑफ द वर्ल्ड. तो जो गैप जो रह गए चाइना ने जो छोड़ दिया, उनको कवर करने के लिए ये यहाँ पे खुद का काम करेंगे, ये उस पर्टिकुलर एरिया में वर्क करेंगे. टारगेट जो था यूएस का वो ये था कि ब्रिंग $200 बिलियन टू द टॉप विद रेस्ट ऑफ द G7 अनदर $400 बिलियन बाय 2027. राइट. अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट फर्म्स है ये की रोल प्ले करेंगे कैसे कि अनलाइक चाइना स्ट्रेट एंड BRI इनिशिएटिव्स, प्रपोज G7 फंडिंग वो डीपली डिपेंड लार्जली ऑन प्राइवेट कंपनीज. अगर हम बात करें चाइना वाली जो फंडिंग है वो पूरी गवर्नमेंट बेस्ड है, और ये जो करेंगे ये लार्जली डिपेंड करेगी प्राइवेट कंपनीज के अंदर ऑन बीइंग विलिंग टू कमिट टू मैसिव इन्वेस्टमेंट्स एंड इज देयरफॉर नॉट गारंटीड कि मैसिव इन्वेस्टमेंट्स है, तो इसकी वजह से ये गारंटीड भी नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी. मीनवाइल अगर हम बात करें वर्ल्ड पावर्स जो है वो एग्री कर गए हैं कि बैन करेंगे गोल्ड एक्सपोर्ट्स को रशिया के थ्रू. जो रशिया से एक्सपोर्ट्स होते हैं गोल्ड, उसको बैन करने के लिए एट अ G7 मीटिंग डेजिग्नेटेड टू टेक फ्रेश कंसंट्रेटेड एक्शन to deplete Moscow's war chest. They are seeking to close ranks of Ukraine against Russia's invasion while dealing with global fallout of war. Right? तो अभी सिर्फ ये जो प्लान है ये एक इनिशियल स्टेज के ऊपर है. इम्पॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है कि आप इसको एज अ मेंस के अंदर आप फॉर्डर पॉइंट लिख सकते हैं. ये भी रिसेंटली आपके सितंबर में मेंस है, और उस टाइम जब भी आप 500 देंगे तो उसके अंदर ही एज ए फॉर्डर पॉइंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं. राइट. ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. हाउ हनोई एंड न्यू दिल्ली आर फोर्टिफाइंग डिफेंस टाइज. तो कैसे हनोई जो कि वियतनाम की कैपिटल है, हम वियतनाम बोल सकते हैं, एंड न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया, कैसे दोनों जो कंट्रीज़ है वो डिफेंस टाइज को लेते कैसे इनके ऊपर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे. अगर हम बात करते हैं इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, मैरीटाइम मल्टीलेटरलिज्म की, मैरीटाइम सिक्योरिटी आउटरीच की, और एक स्ट्रॉन्गर नेटवर्क बनाने की जो कोशिश है इंडो पैसिफिक के क्रॉस, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि वियतनाम और इंडिया के बीच में कॉमन है, और जिसके कारण कि ये एक नेचुरल पार्टनर्स जो हैं दोनों, इंडिया और वियतनाम, इसको एक नेचुरल पार्टनर्स के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों के जो नीड्स हैं या फिर दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम. अगर हम बात करें बायलेटरल कोऑपरेशन की इंडिया विज़ वियतनाम, तो जो दो कंट्रीज है वो रिसेंटली उन्होंने जो बायलेटरल कोऑपरेशन है वो काफ़ी डीप हुआ है. क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली साइन किया है जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप. रिसेंटली जैसा आपको पता है कि जो अपने डिफेंस मिनिस्टर्स हैं राजनाथ सिंह जी हैं, वो वियतनाम के विज़िट पे थे और वहीं पे ये चीज़ साइन हुई है. अब इस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है या स्टेटमेंट है, इसका एम क्या है कि ये जो एग्जिस्टिंग डिफेंस कॉपरेशन है दो कंट्रीज़ के बीच में, इसको और बूस्ट और स्केल अप करने के लिए ज़रूरी है. राइट. अगर देखा जाए दोनों साइड्स के हिसाब से, तो दोनों जो साइड्स है इंडिया और वियतनाम, काफ़ी डेलिब्रेशंस हुए, एक्सपेंडेड एवेन्यूज़ हुए कि बातचीत चली, और उसके बाद ही जाके ये डिफेंस जो एंगेजमेंट्स है इसको आगे बढ़ाने की बात हुई है.
इसके अलावा जो दोनों कंट्रीज़ हैं, इन्होंने एक एमओयू भी साइन किया है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट के ऊपर। अगर एमओयू की बात करें तो ये पहला एग्रीमेंट है इस तरीके का, और जो हनोई है वो किसी भी कंट्रीज़ के साथ ऐसे आसानी से इस पर्टिकुलर एमओयू में नहीं जाता है। लेकिन इसे जब इंडिया के साथ साइन किया तो ये उसकी जो स्टैंडिंग है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसको और बढ़ावा देता है, जो कि अगर देखा जाए बैकग्राउंड में भी तो इंडिया और जो वियतनाम है उनके जो रिलेशंस है वो काफ़ी सही हैं सिंस 2000 हम कह सकते हैं 16 से, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, और वी कैन से द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल। अगर हम बात करें मैरीटाइम कोऑपरेशन की, क्योंकि जो मैरीटाइम ट्रेड है इंडो पैसिफिक के थ्रू वो इतना ज़्यादा है कि, और इस जो हाई पोटेंशियल है उसके अंदर भी जो डिमांड है एस्टिमेटेड एनर्जी रिजर्व्स की वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड अगर हम बात करें दोनों के मैरीटाइम कोऑपरेशन की, तो जो वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर एरिया की, अगर बात करें इंडिया और वियतनाम के बीच में जो सी ट्रेड है, तो उस मैरीटाइम ट्रेड की वॉल्यूम जो कि इंडो पैसिफिक के थ्रू पास होती है, वो एक पोटेंशियल जो उसका है वो ऐसा कह सकते हैं कि जो वेल एस्टिमेटेड एनर्जी रिजर्व्स है उस वाटर के अंदर, उनकी वजह से जो इम्पोर्टेंस है वो इसकी और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से होगा क्या, जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो मैरीटाइम डोमेन के तहत वियतनाम एक सेंट्रल फोकस पॉइंट है कि मैरीटाइम के डेवलपमेंट में कहीं पे कोई कंट्री जो एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि पॉइंट या फिर एक एम है इंडिया का, तो वो वियतनाम उसको फुलफिल करता है। बोथ कन्वर्ज इन देयर अप्रोचेस टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक। बोथ जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनका अप्रोच या फिर हम कह सकते हैं एम या ऑब्जेक्टिव वो यही है कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को हम मेंटेन करें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इससे क्या है कि डिप्लोमेटिक और जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो विद इन द रीजन हम कह सकते हैं कि एक्सपेंड हो रहा है। इसके अलावा enhanced geostrategic prominence and attendant uncertainty vis-a-vis China's expansion in Indo-Pacific have resulted in emphasis on cooperative mechanism and framework across the region। इसके अलावा एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रोमिनेंस की इस पर्टिकुलर एरिया का जो हम कह सकते हैं जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है या फिर जो इंपॉर्टेंस है वो, उसके अलावा चाइना के साइड से बढ़ती हुई जो इंडो पैसिफिक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अनसर्टेनिटीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों कंट्रीज़ का जो कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है या फिर जो फ्रेमवर्क है अक्रॉस द रीजन वो और भी इम्प्रूव हो सकता है या फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। डिफेंस पार्टनरशिप अगर उसी को देखते हुए जो कोऑपरेटिव मैकेनिज्म उसी को देखते हुए जाएं आगे, तो जो डिफेंस पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो जब डिफेंस प्रोटोकॉल इन्होंने साइन किया 2000 ईयर के अंदर, उसके बाद से ही वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। Today it covers the extensive navy to navy cooperation, production and logistic support for the Vietnam defense requirements, development of naval facilities such as Nahat Tarang, defense dialogues, high level visits and supply of warship and cruise missile। अगर डिफेंस प्रोटोकॉल 2000 की बात करें तो उसके बाद कहाँ तक बढ़ गया ये कि एक नेवी टू नेवी कोऑपरेशन जो चीज़ है वो शुरू है कि नेवी से नेवी मिलके आपस में हम कह सकते हैं बायलेटरल एक्सरसाइज होती है और कोऑपरेशन चलता है। रेदर देन दिस लॉजिस्टिक सपोर्ट है वियतनाम के डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए, नेवल फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट है जैसे कि नाहतरंग अभी रिसेंटली हुआ था, डिफेंस डायलॉग्स होते हैं, हाई लेवल विजिट्स होती हैं और सप्लाई होती है वॉरशिप्स और क्रूज मिसाइल्स की, राइट। सॉरी यार तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। आगे देखें कि वियतनाम का जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे, जो एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग पार्टनर के तौर पे वियतनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वियतनाम कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट वोकल कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू चाइनाज पीरियोडिक ट्रांसग्रेशन इन साउथ चाइना सी, कि साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना का हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसग्रेशन है कि वो जो बार बार घुस जाता है, अगर उसको देखा जाए तो बहुत ही वोकल है उस चीज़ में वियतनाम। इन इंडिया वियतनाम हैज़ फाउंड एन इक्वली अनकॉम्प्रोमाइजिंग पार्टनर। वियतनाम को भी इंडिया के अंदर एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग पार्टनर मिल गया। जब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड थ्रेट्स टू सवरेन मैरीटाइम टेरिटोरियल राइट्स एज एनश्राइंड इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ। और न्यू दिल्ली भी वियतनाम का जो पोजीशन है साउथ चाइना सी के ऊपर उसको सपोर्ट करता है, राइट।
In 2020, China's incursion into Ladakh was quickly followed by deployment of warship by India into South China Sea in an instant of asymmetrical warfare and signaling that India will not stand down. These instances, together with deepening of India's operational outreach in Indo-Pacific, have cemented its role as capable, willing and reliable partner. जैसे कि आपने देखा कि लद्दाख के टाइम पे जब लद्दाख इशू हुआ था तो दिल्ली हम कह सकते हैं दिल्ली नहीं इंडिया की जो वॉरशिप्स हैं वो साउथ चाइना सी के अंदर डिप्लॉय हो गई थी। तो ऐसी हिम्मत या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्टैंड इंडिया ने लिया एक बेबाक स्टैंड जो इंडिया ने लिया उस टाइम कि उसकी जो आउटरीच जो है वो दिखाई दुनिया को, उसके हिसाब से वियतनाम के पर्सपेक्टिव से इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री बन के एक सामने आ सकता है। Despite the fact that China's factor has provided impetus to solidification of ties, it is also important to consider that mutual cooperation is not driven solely by it. कि चाइना फैक्टर तो है ही सॉलिडिफिकेशन के ऊपर इम्पेटस दिया गया, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो म्यूचुअल कॉपरेशन है वो अकेला नहीं होता है और दोनों काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो साथ चलते हैं. Both countries have expanded areas of collaboration and are supportive of each other's individual and multilateral involvements within the rubric of Indo-Pacific. दोनों ही कंट्रीज़ ने जो एरियाज़ ऑफ कोलैबोरेशन है उसको एक्सपेंड किया है और एक दूसरे की जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको लेके सपोर्ट किया, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो मल्टीलेटरल इन्वॉल्वमेंट्स हो, राइट. तो दिस वाज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू ऑल नो वियतनाम. अभी रिसेंटली एग्जाम में देखा होगा कि आपने वियतनाम के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो ऐसे किसी भी कंट्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राइट. तो जिस भी कंट्रीज़ जो IR वाला पार्ट हम पढ़ते हैं कि कंट्री स्पेसिफिक क्या ही पूछेगा, लेकिन इस बार का वियतनाम का क्वेश्चन एक एग्जांपल है कि आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन जो UPSC को हमेशा ही बोला जाता है, राइट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. टाइफॉइड एस डॉट टाइफी इज़ मोर ड्रग रेजिस्टेंस. तो ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो कि टाइफॉइड फीवर कॉज करता है वो ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंट है, इसके बारे में न्यूज़ है दैट विल बी स्टडिंग टुडे. द बैक्टीरिया कॉजिंग टाइफॉइड फीवर इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेजिस्टेंट टू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स फॉर ह्यूमन हेल्थ. तो जो बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड फीवर फैलाता है या कॉज करता है वो देखते ही देखते इंक्रीजिंगली रेजिस्टेंट होता जा रहा है कुछ एक इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स के लिए, एंटीबायोटिक्स की तरफ, राइट. तो डेवलपमेंट अगर हम बात करें, द लार्जेस्ट जीनोम एनालिसिस ऑफ सैल्मन टाइफी एस टाइफी जिसको बोलते हैं इज ऑल्सो शो that the resistant strains, almost all originating in South Asia, have spread to other countries nearly 200 times since 1990s. तो 1990s के अंदर एक रेजिस्टेंट हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंट स्ट्रेन था जो कि एशिया के अंदर ओरिजिनेट हुआ था, धीरे धीरे करते हुए पूरी की तरह फैल चुका है. द रिसर्चर्स नोटेड दैट द टाइफॉइड फीवर इज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न कॉजिंग 11 मिलियन इन्फेक्शंस एंड मोर देन 1 लाख डेथ्स पर ईयर. अगर हम रिसर्चर्स की बात करते हैं या फिर स्टैट्स देखते हैं तो जो टाइफाइड फीवर है वो एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न है. अगर स्टैट्स की देखा जाए तो 11 मिलियन इन्फेक्शंस हुए जिसके अंदर की मोर देन 1 लाख डेथ हुई पर ईयर, की हर साल 1 लाख से ज़्यादा डेथ हो गई है. एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज टू सक्सेसफुली ट्रीट टाइफाइड फीवर इन्फेक्शन बट देयर इफेक्टिवनेस इज थ्रेटन्ड बाय द एमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंस एस टाइप स्ट्रेंथ. एंटीबायोटिक्स जो है वो कई बार जो टाइफाइड फीवर होता है इसको रिकवर करने में या फिर इसके साथ लड़ने के लिए बॉडी को हेल्प करती है, लेकिन जब से ड्रग रेजिस्टेंस एस टाइफी स्ट्रेन आया है तब से जो इफ़ेक्टिवनेस है वो थ्रेटन्ड हो गई है, उस स्ट्रेंथ से वो चीज़ काम नहीं कर पा रही है. तो अगर हम बात करें एस टाइफी की तो सलोमनेला टाइफी क्या है. So S. typhi is a bacteria that infect the intestinal tract and the blood. It is usually spread through contaminated food or water. Once S. typhi bacteria are eaten or drunk, they multiply and spread into the bloodstream. The disease is referred as typhoid fever. S. paratype bacteria causes similar but middle illness, which comes under the same title. Paratyphoid has a shorter duration generally than typhoid. Typh and S. paratyph are commonly in many developing countries where sewage and water treatment system are poor, right. तो एस सलमन टाइफी क्या होता है और किस टाइप के उसके जो डिफरेंट डिवीजन है वो दिखाए गए. तो इसके ऊपर एक प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मैच द फॉलोइंग बोल दे कि पर्टिकुलर किससे जो है टाइफॉइड होता है और साथ में बाकी जो 3 ऑप्शन है वो कुछ और डिजीज़ दे दे, राइट. अगर हाउ डज इट स्प्रेड, किसकी स्प्रेड की अगर बात करें तो कैसे
तो जो एच टाइफी वाला जो बैक्टीरिया सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही रहता है. पर्सन विद टाइफाइड फीवर कैरी द बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. Symptoms include prolonged high fever, fatigue, headache, nausea, abdominal pain, and constipation and diarrhea. Some patient may have a rash. Severe cases may lead to severe complication or even death. Typhoid fever can be confirmed through blood testing. अगर इसकी बात करते हैं तो प्रीलिम्स के अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है, जैसे कि मैंने बताया. Moving on to the next article. Bringing MSME into global value chains. Growth and achievements of larger businesses in India have received attention. तो जो लार्जेस्ट बिजनेस है इंडिया के अंदर, उसकी जो ग्रोथ और अचीवमेंट्स है उसको काफ़ी अटेंशन मिली है. और इस पर्टिकुलर जो लार्ज बिजनेस है इसमें से 99% जो बिज़नेस है वो एमएसएमई सेक्टर से है. एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर. अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया का आउटसाइड द एग्रीकल्चर के. एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी के जो वर्कर्स हैं उसके अंदर से 45% ऑफ द वर्कर्स आर एम्प्लॉइंग इन इट्स, मेकिंग द वर्थ ऑफ इट 11.1 करोड़ पीपल. They are privately owned enterprises with less than 50 crores of investments, plant and machinery and turnover below 250 crores. अगर इसमें बात करें MSME में तो ये ऐसे प्राइवेटली ओन्ड इंटरप्राइजेज जिनकी की हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स है वो 50 करोड़ से नीचे हैं. अब ये इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो मशीनरी हो, और टर्नओवर जो है वो बिलो 250 करोड़ है. MSME कैन बी कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है इनको. येट दीज बिजनेस फेस्ड हार्श of environment over the last few years. कि पिछले कुछ साल देखे जाए तो एमएसएमई सेक्टर जो है वो काफ़ी दबाव में रहा है. पेंडेमिक सीवियरली इम्पैक्टेड एमएसएमई स्पेशली दोज इन सर्विसेज सेक्टर. की एमएसएमई में जो कोविड की वजह से एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, राइट. Their small size and lack of access to resources meant that they were only beginning to recover just when a renewed war supply shocks and soaring food and fertilizers prices present new threats. तो पेंडेमिक से उभरे ही थे और जो वॉर की वजह से जो रिन्यूड शॉक्स आए, जो फ्यूल सोरिंग हुआ फ्यूल प्राइसेस के अंदर, फूड के अंदर, और फर्टिलाइजर प्राइसेस जो बढ़े, वो नए थ्रेट्स की तरह काम किए. एंड ऑल ऑफ दिस कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ऑनगोइंग क्लाइमेट क्राइसिस की. इन सब के साथ क्लाइमेट क्राइसिस तो है ही. पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्मॉल बिजनेसेस इमेंस. कि अगर बात करें पोटेंशियल की स्मॉल बिजनेसेस इंडिया के अंदर तो उसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा. इट हैज़ पोटेंशियल टू डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ ट्रेमेंडस प्रोपोर्शन टू लेवरेज. इंडिया नीड्स टू क्रिएट मैनी जॉब्स स्पेशली फॉर यंग पीपल इंटरिंग द लेबर मार्केट एवरी मंथ. अगर इसको लेवरेज करना है डेमोग्राफिक डिविडेंड को, तो इंडिया को हम कह सकते हैं कि जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि जो यंग पीपल बढ़ रहे हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकें. मीटिंग स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स. तो मोस्ट एमएसएमई डज नॉट मीट टूडेज स्टैंडर्ड्स ऑन प्रोडक्टिविटी. अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो एमएसएमई के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें मोस्टली वो जो स्टैंडर्ड्स है अक्रॉस द वर्ल्ड उसके ऊपर स्टैंड नहीं करते, चाहे वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे सेफ्टी ऑफ वर्कर्स हो. देयर इज़ हाई इन्फॉर्मेलिटी. कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर काफ़ी इनफॉर्मल है, विद इंटरप्राइजेज अनरजिस्टर्ड है, बोथ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स आर लैकिंग अवेयरनेस एंड ऑफ कमिटमेंट टू कंप्लाई विद द लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉज. कि लॉज का उनको नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है, और उसकी वजह से भी उनको काफ़ी नुकसान होता है. एज अ रिजल्ट इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज कैन नॉट एक्सेस फॉर्मल एमएसएमई सपोर्ट, जिसके कारण कि जो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट देना चाह रही है वो इनफॉर्मल होने के कारण वो चीज़ नहीं ले पा रहे. इंडियाज़ एम्बिशियस मेक इन इंडिया कैंपेन एम्स टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. अगर मेक इन इंडिया कैंपेन की बात करें तो वो इंडिया को एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देखता है. लेकिन जैसे कि इनिशिएटिव्स है PLI स्कीम्स एंड जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेशन, वो प्रमोट कर रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर को बूस्ट करने के अंदर. ह्यूमन सिस्टम इन इंडिया इज सपोर्टिंग दीज एंड अदर MSME डेवलपमेंट इनिशिएटिव एट लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स. एजेंसीज़ की अगर हम बात करें UNIDO, ILO, UNDP, UN Women, IFAD, अदर जो कि MSMEs के साथ काम कर रहे हैं. डिजिटलाइजेशन कंसर्न्स इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. आज डिजिटलाइजेशन के बाद में जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी कंसर्न्स है, सच एज बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वर्चुअल रियलिटी इन बिजनेस प्रोसेस आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल 4.0. देयर इज ए नीड ऑफ रेप्लिकेबल डिजिटल सोल्यूशन अडेप्टेड फॉर MSME. के MSME के अंदर भी वो पर्टिकुलर जो डिजिटल सोल्यूशंस है वो यूज़ किए जाएँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग डिजिटल इन्हांसमेंट फॉर मशीनरी इक्विपमेंट्स करेंटली इन यूज़. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें सच एज डिजिटल सक्षम एंड इंटरलिंकिंग ऑफ उद्यम, ई-श्रम, नेशनल करियर सर्विसेज एंड आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग, असीम पोर्टल्स. वैसे ही जो प्रोमिस है वो
दिखाते हैं कि ये एक अच्छा एक हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव्स हैं जो कि डिजिटल सॉल्यूशंस को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की, ग्रीनिंग रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अगर जो एमएसएमईज है इनको अगर ग्रीनर किया जाए इनोवेशन के साथ, तो उसको जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सकता है। लो कार्बन इकोनॉमी to increase the resilience of supply in response to recent shock, production location for the global value chain are increasing, shifting and diversifying across countries and regions। तो अभी जो रेजिलियंस जो प्रोडक्शन शॉक्स, वॉर के शॉक्स की वजह से जो सप्लाई के अंदर जो दिक्कत हुई है उसको कंटिन्यू रखने के लिए या फिर उसकी जो रेजिलियंस को इंक्रीज़ करने के लिए जो लोकेशन है, प्रोडक्शन लोकेशन, वो काफ़ी शिफ्ट की जा सकती है, चेंज कर रहे हैं अक्रॉस कंट्रीज एंड रीजन्स। दिस मीन्स fostering a culture of continuous improvement and innovation that reduces waste and increases productivity, safety and quality। तो ऐसे चीज़ों की वहाँ देख की जाए। जॉब क्रिएशन, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP is also creating opportunities for self-employment and micro enterprises, which over 7 lakh micro enterprises assisted in the becoming economically viable। तो प्रधानमंत्री का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है वो भी अपॉर्चुनिटी देता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की और माइक्रो इंटरप्राइजेज को एस्टेब्लिश करने की। अगर हम बात करें ILO की, वैसे ही ILO एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री FICCI जिसको बोलते हैं, वो सपोर्ट करते हैं MSME को ताकि वो क्रिएट कर सके और रिटेन कर सके जॉब्स को। अगर बात करें कंक्लूजन, फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट सेंटर ऑन पॉलिसी मेकर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज fully recognizing and supporting the central economic roles that MSME plays as across the world to unlock emerging opportunities in global value chain system, maximize the demographic dividend. MSME need to commit to formalize their businesses, investment in improved productivity, compliance and decent work and job for youth, right? Okay, moving on to the next. Okay, this was all from today's topics. We have covered mostly, I guess, 6 to 7 articles. These were some of the important articles from the paper. Okay, thanks a lot. We'll meet you tomorrow.